नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। एनएसजी सदस्यता पर पीएम मोदी की कोशिशों को बड़ा झटका। चीन ने कहा, सोल बैठक के एजेंडे में भारत नहीं। सुषमा के बयान के बाद दिया जवाब। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नए मामले में फंसे आप के 27 विधायक। चुनाव आयोग में की गई शिकायत। सरकारी अस्पतालों में बनाया गया रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष। नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर मारने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में सरकार के पास जाने को कहा। बिहार में नीलगायों की हत्या पर दी गई थी याचिका। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डिफेंस और सिविल एविएशन में 100% एफडीआई को मंजूरी। फूड प्रोडक्ट और ऑनलाइन व्यापार को भी हरी झंडी। और बिहार टॉपर स्कैम में सरकार ने दिखाए कड़े तेवर। लालकेश्वर और उषा की गिरफ्तारी के बाद बोले शिक्षा मंत्री, दोषियों पर कार्रवाई और ऑपरेशन क्लीन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर को मारने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जानवरों के अधिकार के लिए लड़ रहे एक समर्थक ने याचिका देकर बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन जानवरों की हत्या के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये मामला केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष लेकर जाएं और अपना तथ्य स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 15 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी। बिहार में विशेष शूटर लगाकर 250 से ज्यादा नीलगाय को मारे जाने के बाद 15 जून को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। एनएसजी में भारत की सदस्यता का जहां अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देश समर्थन कर रहे हैं, वहीं चीन ने एक बार फिर इस राह में रोड़ा डालने की कोशिश की है। पड़ोसी मुल्क ने सोमवार को कहा कि सोल में होने वाली बैठक में भारत की सदस्यता कोई मुद्दा ही नहीं है। चीन ने कहा, एनएसजी के सदस्य देश अभी भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। ऐसे में आगामी बैठक के दौरान समूह में किसी नए देश की एंट्री पर बातचीत बचकानी बात होगी। ये बैठक 24 जून को होने वाली है। चीन का ये बयान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने एनएसजी में भारत की एंट्री पर चीन की चिंता उसकी प्रक्रिया को लेकर है। विदेशी निवेश पर सोमवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सिविल एविएशन में भी सरकार ने 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी। मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म बताए जाने वाले इस कदम के तहत एफडीआई की कुछ सीमाएं भी तय की गई है। डिफेंस सेक्टर में आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा। केंद्र सरकार से फूड प्रोडक्ट बनाने सहित ऑनलाइन व्यापार में भी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही। चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत शिकायत की गई है। विभोर आनंद नाम के कानून के छात्र की तरफ से दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि अपने इलाके के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 27 विधायक रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केंद्र सरकार की 2015 की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जिलाधिकारी की रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बन सकते हैं। अलका लांबा को 5 अस्पतालों में समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जर्नल सिंह को 2 अस्पतालों में अध्यक्ष बनाया गया है। नरेश यादव भी अध्यक्ष है। इनका नाम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वाले पिछले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भी शामिल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन और बिहार टॉपर कांड के मास्टरमाइंड लालकेश्वर प्रसाद सिंह को सोमवार को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी मामले में आरोपी उनकी पत्नी और जेडीयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से मुख्य आरोपी बच्चा के 3 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें बच्चा राय के वीआर कॉलेज का डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल है। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उषा सिन्हा की गिरफ्तारी जांच के लिए बहुत अहम साबित होती है।
उन्होंने कहा, जो कोई भी इस मामले में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये गिरफ्तारी इस बात को दिखाती है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई और ऑपरेशन क्लीन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के कथित विस्थापन को लेकर जारी विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में विस्थापन की खबरें दुखदाई और परेशान करने वाली है। जोधपुर में आयोजित हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के पलायन को रोकने की जिम्मेदारी वहां के शासन की है। भागवत ने कहा, शासन को चाहिए कि लोगों के मन से निराशा दूर करे और ये बताएं कि ये धरती हमारी है या देश मेरा है। भागवत ने कैराना शब्द का जिक्र तो मोहन भागवत ने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस तरह की खबरें सुनकर मन उद्वेलित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर रोशनी के जरिए योग मुद्रा की एक तस्वीर को दिखाया जा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में पीएम मोदी ने सूर्य नमस्कार पर डाक टिकट जारी किया। संयुक्त राष्ट्र मंगलवार को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि यूएन में योग रोशन हो रहा है। योग दिवस को लेकर यूएन हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग न्यूयॉर्क में खासतौर पर योग की मुद्रा को प्रचारित किया जा रहा है। वहीं नहीं, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं पर डाक टिकट जारी किया। सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम माना जाता है। इसमें 7 योगासनों को एक बार में किया जाता है। दिल्ली में सोमवार को सुबह भले ही गर्म और उमस भरी रही हो, दोपहर बाद झमाझम बारिश में मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने शाम और रात तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुड़गांव, मानेसर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, नूंह, मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान काफी घट गया। अचानक बदले मौसम से दिल्ली वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। दिन भर उमस भरी गर्मी से फौरन राहत मिल गई। बारिश से पहले नोएडा में तेज धूल भरी आंधी से लोगों को कुछ देर के लिए परेशानी हुई, लेकिन बारिश की बूंद पड़ते ही मौसम सुहाना हो गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।